नहीं तो 32 बहुत ज्यादा मार्क्स होते हैं जी। टेक्निकल वाले बच्चों की नॉन टेक में इतना अच्छा मार्क नहीं आता। रीजनिंग के लिए जो आपने कहा कि बुक लगाते रहिए, टेस्ट लगाते रहिए, तो ये बुक्स और टेस्ट कौन से आपने लगाए थे? मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप स्ट्रीम मटेरियल क्या आपने यूज किया था कि आपका फर्स्ट इधर सीपीडब्ल्यूडी डायरेक्ट मिला आपको? और फिर मैंने अपना एक पूरा नोट्स खुद ही बना डाला, और जो मैंने नोट्स बनाया उसमें से एक भी क्वेश्चन सच्ची में बाहर नहीं गया। चलिए, ये कंट्रोवर्सी वाला टॉपिक है क्योंकि हमारे यूपी में बहुत सारे कंट्रोवर्सी इस समय ऑलरेडी इंजीनियरिंग में चल रहे हैं। बीटेक कंप्लीट करने के बाद से लेकर नौकरी सीबीडब्ल्यूडी में पाने तक का सबसे ज्यादा स्ट्रगल किस चीज में रहा आपका? वाला है तो वो वही ये उज्जवल है जिनके साथ उन्होंने मिलकर तैयारी की और दोनों लोगों का सीबीडब्ल्यूडी में सिलेक्शन हो गया। डिप्लोमा और बीटेक कर लिया है, नहीं दिख रहा है एक स्टेबल करियर, घबराओ मत। अब सिक्योर करो अपनी जॉब बनकर असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर, चाहे वो एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई, पीएसयू जेई या हो किसी भी स्टेट की एई जेई की वैकेंसी। अब सभी एग्जाम्स की तैयारी होगी इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ सबसे अफोर्डेबल प्राइस में। कोर्सेज अवेलेबल हैं अशोका बैच और इंजीनियर्स बैच 2499 रुपये में। ये बैचेस आपको मोस्ट अफोर्डेबल रेट पर अवेलेबल है। यहाँ पर आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाएगा विद डिटेल डिस्कशन। इस बैच में आपको लाइव लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, स्टार डाउट क्लासेस, कंप्लीट नेट्स, डाउट इंजन सब प्रोवाइड किया जाएगा। पीडब्ल्यू कोर्स परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में पीडब्ल्यू लिंक दिया पे क्लिक करो और कोर्स परचेज करने के लिए मेरा कूपन कोड यूज करो EG250 जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और आपको तुरंत मिलेगा 250 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में अवेलेबल मिल जाएगा। गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, इसमें एसएससी जेईई टॉपर्स की पूरी पूरी इंटरव्यू सीरीज चल रही है और रोज हम नए गेस्ट इनवाइट कर रहे हैं। उस सीरीज में आज हमारे साथ अयोध्या उत्तर प्रदेश से रजनीश वर्मा जी हैं, जिनका हाल ही में सिलेक्शन सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में हुआ है। तो सबसे पहले रजनीश जी, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं हो आपको। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले हम आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आपकी इनिशियल स्टेज और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। उसके बाद हम आपसे थोड़ा प्रिपरेशन रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है सर। सर बिलोंग की बात की जाए तो मैं अयोध्या उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, और स्कूलिंग मैंने केवी से की है, केंद्रीय विद्यालय से, आजमगढ़ और फैजाबाद यानी अयोध्या मिला करके। उसके पश्चात मेरा जो बीटेक रहा है वो नटेड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इलाहाबाद से रहा है, और उसके पश्चात में ट्रेनिंग प्रिपरेशन के फेज में रहा हूँ। और अभी हाल ही मेरा सीपीडब्ल्यूडी में सिलेक्शन हुआ है, रैंक 287 है ओवरऑल। तो तैयारी का फेज स्टार्ट आपने कहाँ कब किया, कहाँ से किया? सर तैयारी की स्टार्ट में मैंने की थी वो कोचिंग के माध्यम से की थी। स्टार्ट में मैंने मेडी ज्वाइन किया था, उसमें एग्जाम्स वगैरह दे रहा था। एसएससी की बात की जाए तो मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। और अगर ऐसे बात की जाए तो सीरियसली तो दूसरा अटेम्प्ट था। पहली बार जब दिया था तो कोई ज्यादा आइडिया था नहीं सिलेबस क्या है, क्योंकि बाकी एग्जाम सिलेबस थोड़ा डिफरेंट भी रहता है, गेट और ईएस वगैरह की बात की जाएगा तो। और उसके बाद दूसरा अटेम्प्ट जो मैंने दिया करीब 3 साल के गैप के बाद दिया पहले के बाद। तो उसमें मैंने काफी मतलब कोशिश की कि एग्जाम क्लियर किया जाए, बट कट ऑफ इतनी हाई चल रही थी, 157 के आसपास, तो 144 लाके भी सिलेक्शन हुआ नहीं। और इस बार बहुत ज्यादा मैंने कोशिश नहीं की थी, ठीक ठाक प्रिपरेशन थी और पता था कि अगर ठीक ठाक रहा तो हो जाएगा। और इस बार जो टारगेट था सिर्फ यही था कि 200 में 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, तरीके से करके आने हैं। फिर थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ता है, जितनी नेगेटिव मार्किंग पॉइंट और 25 की बात की जाए तो रिस्क ले सकते हैं। तो उसके हिसाब से ठीक ठाक रहा, कट ऑफ क्लियर रही, फिर मेंस लिखा और भी सिलेक्शन हो गया है। कितना स्कोर रहा है इस बार आपने प्री में? सर प्री में सर 130 रॉ मार्क्स था और 140 जो है नॉर्मलाइज हो गया था। मेंस में अभी लिस्ट मार्क्स तो आए नहीं है, बट जो अंदाजा मेरा है 240 से 245 के आसपास मार्क्स हैं, क्योंकि जो मुझे सीपीडब्ल्यूडी स्टेट अलॉट हुई, कैटेगरी में अलॉट हुई ओबीसी में। हालांकि एक्सपेक्ट मैं और ऊपर कर रहा था, बट फिलहाल यही है। तो जो प्री में रहा मार्क्स आपके 130 हैं या नॉर्मलाइजेशन के बाद 140 हुए हैं, तो उसमें कैटेगरी मतलब टेक में और नॉन टेक में जीएस और रीजनिंग में क्या क्या मार्क्स रहे हैं आपके? हाँ सर, रीजनिंग में मार्क्स थोड़ा सा कम मुझे लगे, क्योंकि इस बार 39 थे। हालांकि इससे पहले 40, 44, 45 के आसपास मार्क्स
जो कि नॉर्मली होने चाहिए। और जीएस की बात की जाए तो जीएस में 32 थे, जो काफी लीड में लेके गया मुझे। जीएस के मार्क्स ठीक ठाक थे। और आई थिंक 67 या 68 के आसपास जो है टेक्निकल में थे। तो टेक्निकल उतना अच्छा नहीं गया था, और पेपर देख के लग भी रहा था कि बहुत ज्यादा कुछ इसमें होने वाला भी नहीं है। कुछ पेपर लास्ट बार से उतना उस पैटर्न पेपर था नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट था इस बार क्वेश्चन। तो जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था यही था, और ओवरऑल जो बने 130 बने। नहीं तो 32 बहुत ज्यादा मार्क्स होते हैं टेक्निकल वाले बच्चों की। नॉन टेक में इतना अच्छा मार्क नहीं आता। अभी मैंने इंटरव्यू लिया है, उसमें 6 नंबर पाने वाले का सिलेक्शन हो गया। CPWD ही मिला है इनको भी। हम्म। तो आपके तो सब टेक्निकल में कम हुए हैं, वो आपका जीएस ने कवर कर लिया। तो जीएस के बारे में थोड़ा बताइए, कैसे आपने तैयारी की, इतना अच्छा मार्क्स ले आए आपने। सर, जीएस थोड़ा सा नेचुरली भी ठीक ठाक है, मेरी थोड़ा इंटरेस्ट रहा है जीएस की तरफ, इंक्लाइन रहा हूँ मैं। तो 11 12 वगैरह जो काफी मेहनत से पढ़ा, थोड़ा सा वो सब भी सब कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं है। और दूसरा, मैंने जब प्रिपरेशन की तो उसके लिए मैंने लूसेंट फॉलो किया। हालांकि बहुत ज्यादा पढ़ नहीं पाया, क्योंकि बोलने के फॉर्म में चीजें रहती हैं, तो कभी मन हुआ थोड़ा तो बहुत देख लेता था। जो मैंने बेसिकली दूसरी बुक जो फॉलो की वो थी राकेश यादव सर की जीएस की एक बुक आती है, 2300 क्वेश्चन की। तो उसका फायदा ये है कि उसमें जो क्वेश्चन होते हैं उसके नीचे थोड़ा सा उसके बारे में लिखा भी होता है। वो पढ़ना बड़ा आसान रहता था। तो मैंने वो पूरी बुक जो है जीएस की कर रखी थी, और उससे मेरी जीएस काफी हेल्पफुल रही। दूसरा जो मैंने फॉलो किया, तो मैंने यूट्यूब पे उसका चैनल से जो है, वहां से मैं रात में सोते हुए टाइम पे ऐसे जो है वीडियो 2x में देखता था। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की उनकी सीरीज जो बहुत अच्छी है, उससे लगभग लगभग हर एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं। वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। तो उत्कर्ष में करंट अफेयर्स वाली क्लास देखते थे या जीएस वाली? तो क्लास में मैं रेगुलर बेसिस पे कुछ देखता नहीं था। जो अच्छा। उनकी 8 10 लेक्चर की सीरीज होती थी, कह सकते हैं कि जीएस क्वेश्चन वगैरह की, मैं वो देखता था। करंट अफेयर्स का भी मैंने इसे मंथली देख लिया, बुक्स वगैरह का भी नहीं पढ़ी। मंथली का देख लिया, या फिर जो मैराथन क्लास होती थी वो देख ली 4 5 घंटे की, तो उससे हो जाता था। और कोई चैनल या बुक्स आप रिकमेंड करना चाहें बच्चों को, जो इसमें करंट के हिसाब से चल रही हो? सर, जीएस के लिए मैं राकेश यादव सर की बुक रिकमेंड करूंगा। जीएस की बात की जाए तो टेक्निकल की बात की जाए तो यूएस कंपटीशन तो सबसे पहले खत्म करनी जरूरी है। उसके बिना तो शायद ही कुछ हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर के बिना किया आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, आपको क्वेश्चन का आइडिया लगेगा नहीं। क्योंकि टेक्निकल में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें से आप 60 65 क्वेश्चन तो आराम कर लोगे। 15 20 क्वेश्चन में थोड़ा आपको मगजमारी करनी पड़ेगी। और 20 क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट ऐसे रहते हैं जो किसी ने कभी देखे नहीं होते। तो उसमें तो सब तुक्का ही चलाते हैं, लग गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो उस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और जो रीजनिंग की बात है, रीजनिंग का थोड़ा बहुत कोई भी नॉर्मल बुक लेकर के आप उगता पब्लिकेशन वगैरह की, या फिर कोई भी किरण की ले लेंगे आप। और थोड़ा बहुत टेस्ट वगैरह देते रहिए, क्योंकि रीजनिंग में अगर आप थोड़ा भी ध्यान देंगे तो 40+ आराम से स्कोर कर सकते हैं, आपको करना ही पड़ेगा। उसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा। रीजनिंग के लिए जो आपने कहा कि बुक लगाते रहिए, टेस्ट लगाते रहिए, तो ये बुक्स और टेस्ट कौन से आपने लगाए थे? सर, मैंने तो कोई नहीं लगाए थे। मैंने तो राकेश यादव सर की क्लास ली थी। मैं उसमें थोड़ा सा टेक्निकल एग्जाम देख रहा था, तो एप्टीट्यूड का उसमें खेल बहुत रहता है। तो एप्टीट्यूड बहुत क्रूशियल रहता है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत मैंने एप्टीट्यूड का किया था। रीजनिंग के लिए मैंने कुछ नहीं किया था, बट क्या है कि एक्चुअली जो सिलेबस में मेंशन है वो सिर्फ रीजनिंग है। बट जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग में भी लगते हैं और एप्टीट्यूड में भी लगते हैं। तो वो मिक्स है। तो आप कोई भी एक बुक उठा लीजिए। वो जैसे पर्टिकुलर कोई जरूरत नहीं है कि आप कोई पर्टिकुलर बुक ही उठाएं, कोई भी उठा लीजिए। मेनली जो है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी टाइमर के साथ। आपने कहा यूथ की बुक लगा लेना। यूथ में भी कई इलेक्ट्रिकल की कई सारी किताबें आती हैं। कौन सी किताब आप तो रिकमेंड कर रहे हैं, वो थोड़ा क्लियर कर दीजिए बच्चों को। सर, यूथ कंपटीशन की जेई की बुक आती है प्रीवियस ईयर की, जिसमें आपके स्टेट जेई के क्वेश्चन हैं, एसएससी के हैं, यूपीसीएल के हैं। तो वो जो बुक है वो लगानी जरूरी है। 26,000 क्वेश्चन वाली सीरीज। जी, 26,000 क्वेश्चन वाली। क्योंकि यूथ उससे में जे जेई लेवल पे अलग किताबें आती है, ए लेवल पे अलग आती है, हिंदी मीडियम के लिए अलग आती है। इसके अलावा जी टेस्ट सीरीज कौन सी फॉलो किया था आपने? सर, टेस्ट सीरीज मैंने टेक्स्ट बुक के लिए रखी थी। पूरा साल भर का पास था वो, तो उसी में लगाता था। और सर, सबसे जरूरी है टेस्ट लगाने के बाद उसको एनालाइज करना। अगर आप टेस्ट के बाद गलतियां रेक्टिफाई नहीं कर रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं होगा उसका। तो मेरा जो तरीका था, तो मैं टेस्ट लगाता था, और उसके बाद जो भी मुझे लगता था कुछ नया है उसको मैं एक अलग कॉपी में पॉइंट्स बना के नोट कर लेता था। तो एग्जाम में पहले मैं वही चीजें देखता हूँ जो मुझे नहीं पता होती थी पहले से। क्योंकि जो आपको ऑलरेडी पता है उससे समय वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं, वो आप एग्जाम में ऑलरेडी कर लोगे। तो जो नहीं पता है उसको आप देखो, और उसमें से आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन आते ही हैं। तो ये करना जरूरी है, और टेस्ट के एनालिसिस बहुत जरूरी है।
मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप हिस्ट्री मटेरियल क्या आपने यूज किया था कि आपका फर्स्ट इधर सीपीडब्ल्यूडी डायरेक्ट मिला आपको? सर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो प्रीवियस ईयर करना जरूरी है, लेकिन दिक्कत ये है कि प्रीवियस की कोई ऐसी पर्टिकुलर बुक मार्केट में है नहीं इलेक्ट्रिकल की। सिविल की आपको मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल की आपको नहीं मिलेगी। सिर्फ एक पब्लिकेशन की आती है और उसमें की गलतियां बहुत सारी हैं, नाम नहीं लूंगा उनका मैं। नहीं ले तो सकते हैं नाम। जब कोई ऑप्शन नहीं है तो नाम ले सकते हैं, जब ऑप्शन हो तब नाम नहीं लिया जाता है। तो ऑप्शन नहीं लोगों वाले वैसे भी चल जाएगा, तो अच्छा। ऑप्शन नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो उसमें गलतियां बहुत सारी हैं। तो मेरा बहुत टाइम जो स्टार्टिंग में 8-10 दिन का खराब हुआ उन गलतियों को सही करने में। तो फिर मैंने बुक सर किनारे की, सिर्फ उसमें से क्वेश्चन देखता था और फिर मैंने अपना एक पूरा नोट्स खुद ही बना डाला। और जो मैंने नोट्स बनाया उसमें से एक भी क्वेश्चन सच्ची में बाहर नहीं गया है। बस वो मैं लिख कितना पाया हूँ अलग चीज है। और मेंस में सर सबसे जरूरी जो है 2 घंटे पेपर में वो ये है कि आपको 300 नंबर पूरे अटेम्प्ट करने हैं। आप वहाँ पे क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते। तो आप प्रिपरेशन क्या करके जा रहे हो वो तो एक जरूरी चीज है ही है। आप अपने नोट्स को बनाओ बहुत अच्छा है। और प्रीवियस ईयर फोकस करो, क्योंकि जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो यही है कि कुछ नए क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, घूम फिरा के वही क्वेश्चन आ रहे हैं, बस आपको 2 घंटे में लिखना है उनको। तो थ्योरेटिकल पोर्शन से आप लिखने की प्रैक्टिस करो 2 घंटे टाइमर लगा करके। थोड़ा एक गलती मुझसे हो गई थी कि मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं दी थी कोई भी। तो टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा मुझे लगा था कि शायद हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो मैंने सिर्फ एक दिन पहले सिर्फ जो है एक पेपर दिया था 2 घंटे का। और मुझे एक अंदाजा लग गया था कि मुझे कौन से क्वेश्चन कितने मिनट में करने हैं। वो अंदाजा बहुत जरूरी है। और पेपर भी मैंने 2 घंटे में पूरा पूरा कंप्लीट कर दिया था। हालांकि मेरे सेंटर पे मुझे याद है कि पेपर 3 घंटे लेट स्टार्ट हुआ मेंस का। तो क्यों? उसकी वजह से थोड़ा सा मेरे प्रॉब्लम हो गए। तो दिल्ली में उस दिन मैराथन चल रही थी और उसकी वजह से पेपर का ट्रांसपोर्टेशन था हो नहीं पाया। और सेंटर पे करीब 12:30 पेपर स्टार्ट हुआ। तो बहुत ज्यादा एग्जॉशन हो गया था और उसकी वजह से थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल भी हिल गया था। तो टाइम मैनेजमेंट कम हुआ और लास्ट में जब मैं थ्योरी के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो उनमें लिख बहुत कम पाया था, किसी भी क्वेश्चन मैंने एक पेज का लिखा नहीं था। तो आपको ये मान के चलना है, थ्योरी क्वेश्चन में 20 नंबर का लिख रहे हो तो कम से कम 2 पेज उसमें को भरना है। आपको आता है तब भी ठीक है, जो आता है वो लिखो। अगर नहीं आता है तो आपने जो पढ़ के गया वो भी छाप दो। क्योंकि थ्योरी आपको कैंसिल आउट तो करना नहीं है, आपको कुछ ना कुछ नंबर मिलने हैं। तो आपको लिखने के ही नंबर है वहाँ पे, ये ध्यान रखनी है। और न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। आप थोड़ा बहुत डेटा वगैरह मेंशन कर दो, जो भी गिवन वगैरह चीजें हैं क्या फाइंड करना है वो मेंशन कर दो, फिर आप उसको सॉल्व कर लो। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन करना है। अगर आप इतना करके आते हो और पेपर कंप्लीट करके आते हो तो आपको बहुत आराम से 220-25 नंबर तो हरा में मिल ही जाएंगे। उतना अगर आपको मिलता है तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे डरते बहुत हैं एसएससी से, क्योंकि हाई मेरिट जाएगी, सिलेक्शन नहीं होगा। खास तौर की जो अभी नए नए तैयारी करने वाले आए हैं उनके अंदर तो और डर बैठा हम्म। हुआ है। तो उनको ये क्लियर करिए कि हाँ, सिलेक्शन होता है, मैंने सिलेक्शन लिया है। सर डरने की बात थोड़ा सा इसलिए रहती है क्योंकि अगर इस बार कट ऑफ की बात की जाए तो थोड़ा सा कम थी, 123 थी। इससे पहले कट ऑफ की जाए तो मेरे खुद के 144 थे, लेकिन कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाए थे। तो डर का रीजन यही है कि उसमें एक तो 2 ब्रांचेज मिक्स हैं, दोनों सीट के डिवीजन कोई फिक्स नहीं है, कंबाइंड मेरिट बनती है। और कट ऑफ जनरली हाई रहती है। उसका रीजन ये भी था, सीट्स भी कम थी। इस बार तो खैर सीट्स कम थी इसलिए कट ऑफ कम हुई। और आगे भी जो है थोड़ा बहुत सीट्स भी आएंगी। तो डरने की बात नहीं है, बट आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी रखनी है। और कट ऑफ को दिमाग में बहुत नहीं रखना है। अगर आप बहुत रख के चलोगे कि मुझे इसके नीचे होगा तो नंबर नहीं आएगा या फिर सिलेक्शन नहीं होगा, तो डर बना रहेगा। तो मेरा कहना है कि आप सीरीज दो, अपने आप को ऑप्टिमाइज करो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आपने ठीक ठाक किया तो सिलेक्शन हो जाएगा और होता ही है। तो ये जो दो ब्रांचेस मिक्स हो रही है, इसमें फायदा तो इलेक्ट्रिकल वालों का ही है। इस बार केस भी हुआ है, मैकेनिकल वालों ने केस भी किया है, 32 बच्चों का रिजल्ट भी रुका हुआ है। अब सर केस तो एसएससी का अपना मामला है, उसको एसएससी जवाब देगा उस बात का। तो बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन सीट्स का थोड़ा सा वो तो अब डिपेंड करता है कंबाइंड रेट में किसको क्या मिला क्या नहीं मिला, कैसा पेपर रहा, या नॉमिनेशन स्कीम एसएससी की। उस पर कमेंट तो वही कर सकते हैं। नहीं, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है इस मामले में, वहां पे तो इलेक्ट्रिकल वाले हमेशा मैकेनिकल वालों की सीट लेकर गए हैं। बहुत कम बच्चे मैकेनिकल में सिलेक्शन होता है, इसलिए हमारे कमेंट बॉक्स में जो मैकेनिकल का इंटरव्यू लेकर आइए, कहाँ से लेकर आऊं? मैकेनिकल वाले सीट इलेक्ट्रिकल वाले खा जाते हैं। बस वही है, पहली बात तो मैकेनिकल वालों के पास इतना डर का माहौल हो चुका है कि सबसे ज्यादा वैकेंसी सिविल वालों के लिए आएगी। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रिकल और वैकेंसी जो आएगी उसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मिक्स आएंगे, तो इलेक्ट्रिकल वाली कॉपी अच्छी चेक होती है, उनको ज्यादा नंबर मिलते हैं, मैकेनिकल कम मिलते हैं, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। हो सकता है इस बार एसएससी कोई ऐसा फैसला ले जिसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सीट अलग अलग करे, तो अगली बार चांसेस है कि मैकेनिकल वाले बच्चे भी ज्यादा सेलेक्ट। सर जहाँ तक सीट खाने की बात है तो सीट तो नहीं खा रहे, अपनी सीट ले रहे हैं हम लोग भी।
बाकी का जो है तो फिर वो तो अगर एसएससी को डिसीजन लेती है तो मैकेनिकल फेवर में होगा। होना भी चाहिए, थोड़ा सा अगर डिस्ट्रीब्यूशन बेटर हो तो बेटर है, क्योंकि पेपर दोनों ब्रांच का अलग अलग आता है, कॉपी चेकिंग भी अलग अलग होती है, पेपर के लेवल भी आप कंपेटिव डिसाइड नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा उसमें क्रिएटिव रहने की जरूरत है। चलिए, कंट्रोवर्सी वाला टॉपिक है, क्योंकि हमारे यूपी में बहुत सारे कंट्रोवर्सी इस समय ऑलरेडी इंजीनियरिंग में चल रहे हैं। अब बहुत ज्यादा लेवल पे चल रहे हैं, हम इसीलिए थोड़ा तैयारी से रिलेटेड पूछ लेते हैं। इस पे नहीं पूछते, क्योंकि इस पे अगर कंट्रोवर्सी हुई तो बहुत बड़े बड़े टॉपिक है, इससे ज्यादा भी। इसीलिए मैं रिवीजन डिप्लोमेटिक आंसर देके स्ट्रेटजी के टाल कर बारे में दिया। जानना चाहेंगे। रिवीजन के लिए क्या और कैसे आप लोग रिवाइज करते हैं सब्जेक्ट्स को? सर रिवीजन का तरीका जो मेरा थोड़ा सा है वो ये है कि मैं एक बार जब चीजें खत्म कर लेता हूँ, जैसे प्रीवियस से खत्म कर लिया, तो उसके बाद जैसे मैं बहुत ज्यादा नोट्स वगैरह नहीं पढ़ता हूँ। मेरा तरीका फिर मैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से रिवाइज करता हूँ। मैं टेस्ट सीरीज देता हूँ, जो लगता है जिस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं उन्हीं को मैं उठाता हूँ, जिससे हो रहे हैं उनको मैं नहीं छूता हूँ, क्योंकि उस पर टाइम वेस्ट करना कोई फायदा नहीं है। तो जो नहीं हो रहे उनको मैं रिवाइज करता हूँ, और वही करना भी चाहिए। तो आपसे जो नहीं हो रहा है आप उसको देखो, और थोड़ा बहुत बीच बीच में अगर आपको कोई टॉपिक लगता है आप भूल रहे हो या आपसे नहीं हो पाएगा, तो उसको बीच बीच में पलटते रहो, क्योंकि कॉन्स्टेंट रिवीजन जो है वो एक की टू सक्सेस है, वो आपको करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है पेपर में गया, आपको पता है कि क्वेश्चन हो रहा है बट फॉर्मूला याद नहीं है, तो रिवाइज तो करना पड़ेगा। और रिवीजन तरीका सबसे अच्छा जो यही मैं प्रेफर करूंगा या सजेस्ट करूंगा, वो यही है कि आप टेस्ट सीरीज के थ्रू ही रिवीजन करो। टेस्ट सीरीज आप जितनी दे सकते हो उतनी दो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत की रोल वहाँ प्ले करने वाला है। क्योंकि जो पहली बार जाते हैं वो 200 क्वेश्चन जो है 200 तो 2 घंटे में कर भी नहीं सकते, तो अटेम्प्ट आपको करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप रिवाइज करोगे, स्पीड आपकी रहेगी, एक्यूरेसी रहेगी, टाइम मैनेजमेंट रहेगा, तभी वो चीज़ हो पाएगी। बीटेक कंप्लीट करने के बाद से लेकर नौकरी सीबीडब्ल्यूडी में पाने तक का सबसे ज्यादा स्ट्रगल किस चीज में रहा आपका? तो सबसे ज्यादा स्ट्रगल तो मैं समझता हूँ अपने आप को होल्ड करना ही है, क्योंकि मेरे साथ तो ये रहा कि मैंने स्टार्टिंग में जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मैं सच्ची के लिए जाग नहीं रहा था। और फिर मैंने और भी एग्जाम देखे थे, कुछ काफी सारे पीएसयू के इंटरव्यू दिए, काफी और भी स्टेट एग्जाम दिए, बट फाइनल जो सिलेक्शन है वो नहीं हो पा रहा था कहीं भी। तो फाइनलाइज तो कहीं नहीं हुआ। तो उस फेज में खुद को होल्ड करना सबसे मुश्किल हो जाता है, ये विश्वास दिलाना कि हाँ अभी सिलेक्शन हो सकता है। तो एक बार में मुझे भी लगा शायद अब नहीं होगा शायद, तो मैं छोड़ के जा ही रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि एक अटेम्प्ट और दे ही लेते हैं। और जो मेरे फ्रेंड है विवेक, उसने मुझसे कहा कि भाई एक अटेम्प्ट दे लेते हैं, तो इसका हो जाए। तो वो चीज खुद को बताना बहुत जरूरी है कि मैं कर सकता हूँ, खुद पे यकीन सबसे जरूरी है। क्योंकि सिलेक्शन जब नहीं होगा आपको लोग भी कहेंगे कि नहीं होगा, रहने दो, छोड़ दो। लेकिन आपको जिस दिन खुद लगेगा कि मुझसे नहीं होगा, तब छोड़िए, उससे पहले नहीं छोड़ना चाहिए कि नहीं होगा। तो ये अभी सर ने अपने फ्रेंड का नाम लिया, उनका ऑलरेडी इंटरव्यू आ चुका है, विवेक कुमार जी का, और उन्होंने अपने जी। इंटरव्यू में बताया था कि मैंने उज्जवल के साथ तैयारी की। तो इनका एक और नाम भी है उज्जवल, रजनीश के अलावा। प्रोफेशनल नाम तो इनका रजनीश रहने वाला है, तो वो वही ये उज्जवल है जिनके साथ उन्होंने मिलकर तैयारी की, और दोनों लोगों का सीबीडब्ल्यूडी में सिलेक्शन हो गया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको यहाँ भी सुनने को मिलेगी, आप लोग सुनिएगा ध्यान से। आपकी और विवेक कुमार जी की मुलाकात कब हुई और कहाँ हुई? सर मेरी और विवेक कुमार जी की मुलाकात जो हुई थी वो लाडो सराय दिल्ली में हुई थी, चाय की दुकान पे हुई थी। और वहीं पे हम चाय पी रहे थे, तो भाई जो है इलाहाबादी लैंग्वेज में कहीं से कुछ अपना जो भौकाल वोकाल बना रहे थे। भौकाल टाइट कर रहे थे? तो जी, तो मैंने लैंग्वेज पकड़ ली थी और वैसे ही वहाँ पे हेलो हाय स्टार्ट हुआ। और फिर तब से उनकी हमारी दोस्ती को करीब मुझे लग रहा है 2 से 2.5 साल हो गए हैं, काफी अच्छी दोस्ती फिलहाल अभी है। और एसएससी की जब प्रिपरेशन की बात थी तो मेरे नंबर ठीक ठाक थे और भाई को थोड़ा सा उम्मीद कम थी कि क्वालिफाई होगा प्री। तो बट मैंने एनालिसिस कर ली तो मुझे लग रहा था कि पेपर के अकॉर्डिंग बार क्वालिफाई हो जाएगा। उसको मैंने कहा तैयारी करते हैं और हो जाएगा, परेशान मत। और कमाल की बात सर ये है फाइनली जो है उसकी रैंक मुझसे बेटर आई है ओवरऑल। और मेंस में तो खैर से काफी अच्छे नंबर, मुझे लगा कि 265-70 के आसपास नंबर है, बहुत नंबर स्कोर किए उन्होंने। तो मुलाकात तो हमारी ऐसी ही हुई थी। चलिए, खुशी है जब तो दोस्तों का सिलेक्शन हो जाता है एक साथ, तो फिर मजा आता है, जी। तो दोस्ती और भी लंबी चलती सिलेक्शन से पहले हमें लग रहा था कि वो मुझे कह रहा था कि मुझे बीआरओ मिलेगा। है। हाँ। तो हमारा जो दिक्कत थी, हमें लगा था कि ऐसा ना हो कि डिपार्टमेंट अलग अलग मिले और अलग अलग हो जाए, बट फिलहाल अभी साथ में ये दोनों से बड़ी मिला हुआ है। तो दोस्ती ऐसे रखो चाय की दुकान पर कि सिलेक्शन तक पूरा साथ निभान देख लो। और ये इलाहाबाद से पढ़ाई की है इन्होंने, नैनी से पढ़ाई की है, तो उनको इलाहाबादी समझ में आती थी, बस वही चाय की दुकान भी ये पकड़ लिए। तो और भी चीजें क्या रही तैयारी के दौरान, कैसे आप लोग मैनेज करते थे सारी चीजें, नोट्स वगैरह क्या कैसे बनाते थे, कैसे पता चलता था सारी चीजें? सर एक तो काफी टाइम से प्रिपरेशन थोड़ा कर रहे थे, तो आइडिया भी था कि एग्जाम को कैसे क्या टैकल करना है। तो हमने पहला काम जो ये किया था कि पहले तो जब फ्री हो गया था
प्री के बाद जो है हमने पहले ये एनालाइज कर लिया था कि किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस क्या वेटेज है और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो हमने जो चीज ऑब्जर्व की, ये ऑब्जर्व की थी, क्वेश्चन तो नए नहीं है, रिपीटेड ही है, बट उनको अच्छे से प्रिपेयर करके वहाँ रिप्रेजेंट करना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने एक नोट प्रिपेयर किया और उसी नोट को फिर रिवाइज किया, और लास्ट में उससे बाहर कुछ आया भी नहीं, तो उसी को हम फॉलो कर रहे थे, और वही हमने किया, उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन हमारा हुआ है। जब तैयारी की जर्नी इतनी लंबी होती है, 5 साल 6 साल की होती है, तो उसमें परिवार वालों का बहुत ज्यादा रोल रहता है। तो जी परिवार में सबसे ज्यादा सपोर्टिव कौन था आपके लिए कि हाँ भाई आगे बढ़ते रहो, हम साथ में हैं? सर, स्टार्टिंग फेज में तो मेरे बड़े भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, काफी मेरा सपोर्ट उन्होंने किया है। और उसके बाद जो है, जब से मैं दिल्ली आया हूँ तब से भी उनसे मेरा टच रहा है। मम्मी पापा की जो बात है तो हमेशा सपोर्ट में रहते हैं, कहने की बात ही नहीं है। अ, पापा को एक बार थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा चिंता हुई थी मुझे लेके कि सही जा रहा है नहीं जा रहा है, होगा नहीं होगा। तो तब तक मैं रियलाइज कर चुका था कि ठीक है, सही चलना है। तो मैंने उनसे एक दिन यही कहा कि परेशान मत होइए, जितना कर लिया कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो उसके बाद से काफी निश्चिंत थे वो। तो उसके बाद फिर अभी हुआ है तो उनको बताया तो काफी खुश भी थे। हालांकि कुछ देर तो उन्होंने सोचा, और फिर मैंने उनको फोन किया कि पापा CPWD मिला है। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो मुझे रिएक्शन समझ में नहीं आया, खुश है क्या है, मुझे कुछ देर समझ रिएक्शन समझ में नहीं आया। तो फिर आधे घंटे उन्होंने फोन किया कि हाँ चलो ठीक, कुछ अच्छा हुआ है। अब एक्चुअली पिताजी, पुलिस में है तो छानबीन करने के बाद ही जो रिएक्शन देते हैं वो। डायरेक्ट रिएक्शन पिताजी का नहीं होता है, कहीं भी कुछ भी हो। मम्मी लोगों का रिएक्शन आ जाता है तुरंत ही कि हाँ हाँ, बहुत अच्छा हुआ, ये भगवान का बहुत शुक्र है। पिताजी का रिएक्शन चलो ठीक है, हो गया। फोन काटने के बाद जो रिएक्शन होता है, जो मन में अंदर जी खुशी बिल्कुल। होती है, वो अलग होता है। आधे घंटे उन्होंने महसूस किया होगा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा होगा एक बार फिर से बात कर लो। जी गुप्ता जी की वीडियोस कब से देखना शुरू किया आपने? सर, आपकी वीडियोज में आई थिंक लास्ट ईयर का SSC का एग्जाम था, और लास्ट ईयर सिलेक्शन नहीं हुआ था, तब से मैं देख रहा हूँ। और जो इंटरव्यू अगर आते रहते हैं, मैं देखता रहता हूँ, कुछ ना कुछ अगर सीखने लायक कुछ चीजें वहाँ सुनता रहता हूँ। तो थोड़ा सा अपडेट रहता हूँ, तब से मैं देख रहा हूँ, करीब 1 साल के ऊपर हो गया है। तो अब तो आप भी वहां इंटरव्यू दे रहे हैं, यहाँ पे आप वीडियो देख रहे जी। हैं, कैसा महसूस हो अच्छा रहा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा है। है? नए वाले बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिनका अभी अक्टूबर में प्री होने वाला है? सर, जिनका फ्री होने वाला है, उनको यही कहूंगा कि सबसे पहले तो भरोसा रखो कि होगा। दूसरी चीज जो है, स्ट्रेटजी बना के प्रिपरेशन करो। सब्जेक्ट को वेटेज दो, GS को हल्के में नहीं लेना है। क्योंकि मेरे भी GS में जब मैंने पहला अटेम्प्ट ऐसे हवा में दिया था तो मेरे 6 नंबर थे, 6 या 7 नंबर थे मुझे लग रहा है। और अभी इस बार मेरे 32 मार्क्स हैं। तो अगर GS में नंबर नहीं होते तो मुझे इतना एज नहीं मिलता, और अगर थोड़ा भी नीचे आता तो CPWD नहीं मिलता। तो GS को भी वेटेज देना जरूरी है। रीजनिंग में आप ये मान चलो आपको 40+ स्कोर करने हैं। टेक्निकल में आप अगर ऑन एवरेज 25-20 स्कोर करते हो, ठीक ठाक है। तो टेस्ट सीरीज लगाओ, एनालाइज करो, और सबसे जरूरी चीज, खुद को कंसंट्रेट रखो। क्योंकि मेरे साथ बीच में होता था कि थोड़ा सा लगता था कि लिमिटेड चल रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ एक ऐसा काम करो पढ़ाई के अलावा भी, जिसमें आपका इंटरेस्ट, जो आपको खुद को अच्छा लगता हो। जनरली पढ़ना लोगों को अच्छा लगता नहीं, मजबूरी में कर रहे हैं सब। तो वो जरूर करो जो आपको अच्छा लगता है। चाहे वो उससे कोई स्पोर्ट्स फॉलो कर रहे हो, आप कुछ नहीं करते हो, जॉगिंग करते हो, कुछ लिखते हो, कुछ सुनते हो, आपको जो ठीक लगता है वो जरूरी करो। उससे क्या रहेगा, आप थोड़ा सा बैलेंस आपका मेंटेन रहेगा। वो बहुत जरूरी चीज है। आप क्या करते थे? सर, मैं तो जॉगिंग करता हूँ। जॉगिंग? शाम को सूट लगाने अपने, पहनना है, 5-6 राउंड मारने हैं, चले आना है। थोड़ा सा वर्कआउट रहता है, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स रहता है। मेडिटेशन करने की बात कर रहे हैं सर? जिस चीज में आपका मन लगे, जो एक्स्ट्रा वर्क हो, उसको आप करेंगे, थोड़ा माइंड रिलैक्स होगा। जब माइंड रिलैक्स होगा तो पढ़ने में आपका और भी अच्छा मन लगेगा। बिल्कुल सर। सर, बहुत मेडिटेशन ही। का तो मैं समझता हूँ कि मेरे हाँ, अकॉर्डिंग तो मेडिटेशन वो ऐसा नहीं है कि आप बैठ के ध्यान लगाओ। मेरे अकॉर्डिंग मेडिटेशन वही है जो आपको अच्छा लगता है। आपको जो अच्छा लगता है वही आपके लिए मेडिटेशन है। तो नए वाले बच्चे जो तैयारी से भाग, ये जो जिनको डर लगता है कि इस बार होगा नहीं होगा, 3 4 बार सिलेक्शन बार दे चुका, मैं मेंस दे चुका हूँ, तो उनको मेंस वाले जो बच्चे मेंस में इस बार छूट गए हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? सर, मेंस के लिए मैसेज यही है कि या जिनका नहीं हुआ सर, एक तो या तो उन्होंने अच्छा रिप्रेजेंट नहीं किया, या तो होता है थोड़ा बहुत बैड लक भी रहा हो कॉपीज वगैरह से होने का। वो भी कई बार रोल प्ले कर जाता है। या फिर आपने पूरा अटेम्प्ट नहीं किया। पहली चीज तो आपको पूरा अटेम्प्ट ही करना है। पूरा अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा, चांसेस कम है भी होगा। दूसरी चीज जो है कि आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो जो है अच्छे से लिखने पड़ेंगे। आता है तब भी लिखो, नहीं आता है तब भी लिखो।
कॉपी भरो जरूर। और न्यूमेरिकल्स का सबसे बड़ा एडवांटेज जो है आपका जो इलेक्ट्रिकल में यही कह रहा हूँ, न्यूमेरिकल कर दिया, आपका टाइम बहुत सेव होगा। इस बार भी जो क्वेश्चन आए थे उसमें स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन पूरे न्यूमेरिकल, तो उसने टाइम बहुत सेव किया है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में प्रैक्टिस अच्छे से करो, बहुत टफ न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, न्यूमेरिकल का लेवल बहुत नॉर्मल है, उनको प्रैक्टिस करिए और उनको अटेम्प्ट करिए, वो आपका टाइम बहुत सेव करेंगे। और भरोसा बनाए रखो, सबसे जरूरी चीज तो वही है हर हाल में कि हो जाएगा। पहले डरने की जरूरत नहीं है कि नहीं होगा तो क्या, नहीं होगा तो क्या, ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा अगले में होगा, और नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो आप करोगे ही, तो बहुत परेशान जरूरत नहीं है, अटेम्प्ट दीजिए, हो जाएगा, वो होता है। जितने भी बच्चे इंटरव्यू ये लास्ट तक देखे हैं वो एक बार फिर से देख लीजिएगा, कुछ बातें हैं जो आपको दोबारा देखने पर ही समझ में आएगी, क्योंकि एक्सपीरियंस है सर का अच्छा खासा, तो वो चीजें समझ में आएगी। साथ ही साथ सीपीडब्ल्यूडी में नहीं हो रहा है कोई बात नहीं यार, आरआरबी जेई की वैकेंसी आने वाली है, चुनाव है, जाहिर सी बात है वैकेंसी आएंगे, और भी वैकेंसी अभी आने वाली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी या उज्जवल जी, जो आपको अच्छा लगे नाम। धन्यवाद सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, हमारे चैनल पे आपने बच्चों को गाइड किया है, और बहुत अच्छा टाइम था, बहुत अच्छा इंटरव्यू गया है बच्चों के लिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उन लोगों को। धन्यवाद सर। डिप्लोमा और बीटेक कर लिया है, नहीं दिख रहा है एक स्टेबल करियर, घबराओ मत। अब सिक्योर करो अपनी जॉब बनकर असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर, चाहे वो एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई, पीएसयू जेई, या हो किसी भी स्टेट की एई जेई की वैकेंसी। अब सभी एग्जाम्स की तैयारी होगी इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ, सबसे अफोर्डेबल प्राइस में। कोर्सेज अवेलेबल हैं, अशोका बैच और इंजीनियर्स बैच 2499 रुपये में। ये बैचेस आपको मोस्ट अफोर्डेबल रेट पर अवेलेबल है। यहाँ पर आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाएगा विद डिटेल डिस्कशन। इस बैच में आपको लाइव लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस, कंप्लीट नेट्स, डाउट इंजन सब प्रोवाइड किया जाएगा। पीडब्ल्यू कोर्स परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में पीडब्ल्यू लिंक दिया पे क्लिक करो और कोर्स परचेज करने के लिए मेरा कूपन कोड यूज करो EG250, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और आपको तुरंत मिलेगा 250 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में अवेलेबल मिल जाएगा।